एक चीज जो मैंने पढ़ी थी वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी। जो आपने बोला मसल मास अगर इंडियंस में कम है तो क्या हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी वजह से खराब है जिसकी वजह से फैट गेन ज्यादा हो रहा है इंडियंस में? ओके, तो पहले समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। हाँ। ठीक है, यस। हमारे बॉडी में इंसुलिन होता है। अब ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि इंसुलिन का प्राइमरी जॉब है बॉडी का शुगर कंट्रोल करना, शुगर कम करना या हाँ कम करना। दैट इज नॉट द प्राइमरी जॉब ऑफ इंसुलिन, दैट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, दैट इट रिमूव्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी। बॉडी। व्हाट इज द प्राइमरी जॉब? इंसुलिन का प्राइमरी जॉब है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन। तो जो आप खाना खाते हो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद में न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिलीज होने के बाद में दैट न्यूट्रिएंट्स हैज टू गो एवरीवेयर इन योर बॉडी, everywhere. करेक्ट। That's how your entire body gets nourished. So who transports that? Insulin transports that nutrition. यानी जो भी आप खाते हो वो इंसुलिन बॉडी के हर एक पार्ट को सप्लाई हर एक पार्ट को, आपके ब्रेन से लेके आपके टो तक, हर एक पार्ट को इंसुलिन ही सप्लाई करता है न्यूट्रिशन। एंड बिकॉज इंसुलिन ट्रेवल्स एवरीवेयर, इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं हर जगह, वो इंसुलिन को रिसीव करने के लिए। ऐसे समझो लॉक एंड की का सिस्टम समझो। ठीक है, रिसेप्टर लॉक है, इंसुलिन चाबी है, इंसुलिन आके चाबी पे लगता है, लॉक खोलता है और फिर वहां से न्यूट्रिएंट्स अंदर चले जाते हैं। ये सब जगह है, आपके मसल्स में है, आपके ब्रेन में है, आपके ऑर्गन्स में है, आपके फैट सेल्स में भी है। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जहां जाना चाहिए पहले, जैसे न्यूट्रिशन पहले मसल्स में जाएंगे, ऑर्गन्स में जाएंगे, ये सब जगह जाने के बाद में अगर कुछ बचे तो फैट स्टोर, बिकॉज फैट इज अ स्टोरेज, इज मेंट फॉर स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज। तो वो अगर कुछ एक्सेस एनर्जी बचा वो आपके फैट सेल में गया, और अगर आपका न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गुड न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग, कि आप खा रहे हो, ब्रेक डाउन हो रहा है, मसल में जा रहा है, ऑर्गन में जा रहा है, थोड़ा बचा कुचा गया फैट में, बॉडी पे डिमांड पड़ी, वो फैट का स्टोरेज वाला जो एनर्जी स्टोर्ड था वो निकल गया, वो बाहर आ गया, वो यूटिलाइज हो गया। दिस इज अ प्रॉपर नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनिंग। रेजिस्टेंस में क्या होता है? स्लोली जो इंसुलिन, जैसे मसल के ऊपर जो रिसेप्टर्स है या ऑर्गन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स है, वहां पे न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो चाबी अब वहां पे लग नहीं रही है। तो ये क्या रीजन बता रहा हूं। हाँ। So resistance happens because of overflooding of insulin. अगर बार आप ये ऐसे चीजें खाओ जो आपका इंसुलिन क्रॉनिकली एलिवेटेड रखे, शुगर हो गया, हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स हो गया, दिन में आप 10 बार ये खाओ। वन ऑफ द वर्स्ट एडवाइस इज ईट 10 मील्स अ डे और ईट 6 मील्स अ डे और ईट 8 मील्स अ डे, जो पहले बॉडी बिल्डर्स फॉलो करते थे, बताया भी जाता था कि 6 बार खाओ दिन में। eat smaller meals but eat frequently. That is the worst kind of advice you can give somebody, because what will you'll देखो, आप कार्बोहाइड्रेट खाओ या आप प्रोटीन खाओ, आप कुछ भी खाओ, इंसुलिन तो रिलीज होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हैज टू ट्रांसपोर्ट whatever is going to get broken down from that. You have to make sure that you are eating things that make the insulin come back to normal as soon as possible. हमको क्रॉनिकली एलिवेटेड नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा लंबे समय के लिए एलिवेटेड नहीं होना चाहिए इंसुलिन। अगर ज्यादा लंबे समय तक वो एलिवेटेड रहता है, उस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। और द फनी पार्ट इज द रेजिस्टेंस only happens in the muscle and the organs. Your fat cells don't become resistant to insulin. इन्हीं फैट्स नहीं होंगे रेजिस्टेंट, बट फैट कभी रेजिस्टेंट नहीं होते इंसुलिन के लिए, बट your receptors everywhere else start becoming insulin resistant. So you can literally store unlimited amount of fat. There is no limit. कितना फैट स्टोर कर सकते? क्योंकि आप 150 किलो के आदमी देखते हो, आप 160 किलो, आप 70 किलो, 170 किलो, 200 किलो, 250 किलो के भी आदमी देखे। There is no limit. You can expand exponentially. जितना आपका स्किन अलाउ करे, जितना आपका फैट अलाउ करे, आप एक्सपैंड होते जा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज का। तो फैट सेल्स रेजिस्टेंट कभी होते नहीं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है। तो ये हो गया व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, अब द ओरिजिनल क्वेश्चन यू आस्क्ड वाज, क्योंकि मसल कम है इंडियंस में, इज इट बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन? यस, दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस। अगर जहां पे प्राइमरली इंसुलिन रिसेप्टर काम करना चाहिए, अगर वो सरफेस एरिया ही कम है
So by default, you are already set up for insulin. You may not be insulin resistant, but you are more prone to becoming insulin resistant than somebody who's got more muscle mass. ये मुझे एकदम ऐसा समझाओ कि जैसे मैं 10वीं का बच्चा हूँ, कि क्या चीज है ये जो मेरी बॉडी में जिसकी वजह से, जैसे आपने समझा दिया इंसुलिन रेजिस्टेंस काम कैसे करता है. इट टेक्स शुगर एवरीवेयर इन द बॉडी, और मतलब न्यूट्रिएंट्स एवरीवेयर इन द बॉडी, और वहां पे पुश करता है. लेकिन अगर जैसे मेरी बॉडी में मसल कम है, तो उसका कोरिलेशन क्यों है इंसुलिन रेजिस्टेंस से? ओके, मसल ज्यादा है तो रिसेप्टर ज्यादा होंगे. ओके, मसल कम है तो रिसेप्टर्स कम रहेंगे वो पर्टिकुलर टिश्यू पे. करेक्ट. हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि जो हम खाते हैं वो पहले जाके मसल में लगे, वो फिर जाके ऑर्गन्स में लगे, बचा कुचा रहे, वो जाके फैट स्टोर में रहे. ये हमारा आइडियल सिनेरियो, ये हमको चाहिए. लेकिन अगर जहां जाना है सबसे पहले वही कम है, अगर वही कम है तो ऑब्वियसली यू आर ऑलरेडी सेट अप नो फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस. समझ गया. देखो, वो कम रिसेप्टर में भी, कम मसल कंटेंट में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो. लेकिन आप ज्यादा प्रोन हो उस आदमी से जिसके अंदर मसल कंटेंट ज्यादा है. अगर आपने सही चीजें नहीं की है तो. अगर आपने अच्छा ट्रेनिंग किया, प्रोटीन हाई रखा, अपने आप को एक्टिव रखा, ये सब चीजें की, then you can increase your muscle content and you keep stepping further and further away from insulin resistance. कि अगर टिश्यू ज्यादा है तो पहले जो इंसुलिन है वो मसल टिश्यू में जाएगा, और अगर मसल टिश्यू ही कम है तो कम इंसुलिन वहां पे अफेक्ट कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स को छोड़ पाएगा, और वो बाकी सारा फैट में डिपॉजिट हो जाएगा. करेक्ट. सो ये वही एग्जैक्टली दैट. इसीलिए मसल ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है इंसुलिन सेंसिटिविटी कम करने के लिए, कम रखने के लिए. सो एक जस्ट वन स्मॉल पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा कि मसल ज्यादा रहने का ये मतलब नहीं कि आप बॉडी बिल्डर की तरह रहो. ये ऑफन फीमेल्स ये कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड करती है. जब उनका कोई कोच या उनका ट्रेनर उनको बोलता है कि आपको मसल बढ़ाना चाहिए, तो उनको लगता है नहीं भाई, मेरे को मसल नहीं बढ़ाना, मेरे को बॉडी बिल्डर की तरह नहीं लगना. दैट इज नॉट व्हाट योर कोच मीन्स. आपके कोच का वो मतलब नहीं है. आपके कोच का ये मतलब है कि एज कंपेयर्ड टू योर रेस्ट ऑफ योर बॉडी विच इज योर फैट, योर ऑर्गन, यू शुड होल्ड मोर. आपके बॉडी में ज्यादा मसल मास होना चाहिए. फीमेल अगर वेट ट्रेनिंग करेगी वो मर्द की तरह नहीं लगेगी. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है. क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि देखो, सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल्स में, फीमेल्स में. सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन. ओके, क्या ज्यादा है that primarily determines whether you're a male or a female, right? You produce more testosterone, you're a man. You produce more estrogen, you're a woman. Women by default, by physiology, have lesser amount of testosterone in them. Testosterone कम होता है women में. उनके लिए इस वजह से पहली बात तो मसल बिल्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. मसल बिल्ड करना, मसल पुट ऑन करना, like how a man builds muscle. Correct. A woman can never do that unless her testosterone is as high as a man's testosterone. She will never look like that. वो वैसे नहीं दिखेगी चाहे कितना भी वेट ट्रेनिंग कर ले, वो वैसे नहीं दिखेगी. हाँ, थोड़ा मसल एक्सेंचुएट होगा, थोड़ा सा, क्योंकि आप उस पे लोड डालोगे तो थोड़ा उसका साइज बढ़ेगा. बट आप मर्द की तरह नहीं लगोगे. बट ऑनेस्टली भी स्पीकिंग कि एक लड़की को प्रॉपर मसल्स दिखने के लिए, यानी उसको बॉडी फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा एटलीस्ट अराउंड 15-16%. आइडियली उसको कितना टाइम लग जाएगा वेट ट्रेनिंग करके ये एरिया तक पहुंचने के लिए, या ये गोल तक पहुंचने के लिए? बट हु इज द स्टार्टिंग पॉइंट? समझो, अगर हम एवरेज पर्सन, या फ्रॉम एन एवरेज वुमन जिसकी BMI 25 से 30 के बीच में इंडिया में, जो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं. चलो कोई ओबीज भी होंगे, कोई ओवर ओबीज भी होंगे, शायद कोई कम भी होंगे जिनमें देखो, ऐसा एक नंबर देना is difficult, and I'll tell you why. Because even though our physiology is the same, ठीक है, basic species physiology same है, genetically we are unique. Okay, you may be, आपको कुछ एलर्जी होगा, वो सेम चीज से मुझे एलर्जी नहीं होगा. क्यों नहीं पता, आपकी बॉडी बस एक्सेप्ट नहीं करती है वो चीज. नहीं करती. So ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूं मैं. आप कोई लोगों को देखोगे जो दुनिया की सारी खराब चीजें खा सकते हैं. पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, आइसक्रीम खा ले, सब कुछ खा ले, वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करे, बट यू विल सी दे लुक फैबुलस, दे लुक वेरी वेल इन शेप. क्या उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है? इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत
ओके, रेजिस्टेंस बहुत कम है। बहुत कम है रेजिस्टेंस। हाँ, सेंसिटिविटी ज्यादा है, सेंसिटिविटी ज्यादा होना अच्छा है। अच्छा, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए यानी। और वो उनको जेनेटिक तोहफा मिला है गॉड से, या व्हाटएवर योर क्रिएटर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। हाँ, वो उनको जेनेटिक गिफ्ट मिला है। गिफ्ट मिला है। सेम कट टू सेम पर्सन, और एक उसके सामने एक पर्सन बहुत मेहनत करता है, जी जान लगा देता है, डाइट करता है, हाई प्रोटीन करता है, सब कुछ करता है, बट उसका स्केल जरा सा भी नहीं हिलता, बॉडी जरा सा भी शेप में नहीं आता। क्यों? बिकॉज हिज जेनेटिक गिफ्ट इज दैट। There are ways to overcome it, which we will come to when we start speaking about Ozempic, etc., all these sort of things. But you understand the main concept, right? Which is why आपको एक नंबर देना कि एक एवरेज वुमन को कितना टाइम है, इट्स जो भी आपको नंबर देगा ना, वो अपने मन का बनाया हुआ नंबर है। इट इज नॉट समथिंग यू कैन सेट इन स्टोन। नहीं, ऑब्वियसली आप एवरेज देख लो, किसी का 1 साल लग सकता है, किसी का 2 साल लग सकता है, किसी का 6 महीना लग सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन विल रिस्पॉन्ड।